हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं। देखिए आप, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। मिट्टी खनिजों से भरपूर है। कृषि परियोजनाओं के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, बीपीएससी टीचर 2023 पेपर 5वीं में, मतलब प्राइमरी वालों का पेपर है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। एक्सप्लेनेशन देखिए, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली में पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारियों की 41 प्रजातियां, पक्षियों की 175 प्रजातियां, तितलियों की 164 से अधिक प्रजातियां, सरीसृप की 49 तथा उभयचर की 47 तथा पतंगों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यातव्य है कि यहाँ पर शेर की पूंछ वाला मकाक बंदर पाया जाता है जो यहाँ की स्थानीय प्रजाति है। इरुलास और कुरुम्बा, मुदुगास और कुटुनेकर यहाँ के प्रमुख जनजातीय समूह है। वर्ष 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगलों को आरक्षित क्षेत्र तथा 1984 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के अध्यक्ष हैं। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सब स्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। वनस्पति उद्यान के लिए राष्ट्रीय उद्यान में शामिल नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा वनस्पति उद्यान। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सब स्थानीय या इन सीटू प्रकार की संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित क्षेत्र बनाकर संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व आदि आते हैं, जबकि पर स्थानीय या एक्स सीटू प्रकार के संरक्षण पद्धति में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर एक विशेष क्षेत्र या स्थान में रखा जाता है जहां उनकी रक्षा या देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी टीचर 2023 6 to 8 के लिए। देखिए, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, वन से, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। देखिए, आर्द्र भूमि एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। यह संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर
रामसर में हुई थी, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए ये भी 6 to 8 के लिए आया हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्कता रंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता या करती है? तो लाइकेन, मुनेशिया, जड़ी बूटी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा लाइकेन, ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए शुष्क प्रारंभिक अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में लाइकेन प्रजाति कार्य करती है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। शुष्कता रंभी अनुक्रमण शुष्क भूमि में शुरू होता है और समशुष्क स्थिति प्राप्त होने तक जारी रहता है। दोनों अवस्थाओं में समशुष्क अवस्था समान है, अर्थात न तो बहुत शुष्क और न ही बहुत आर्द्र है। यहाँ का समुदाय पर्यावरण के साथ निकट समा अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए ये भी पेपर 2 में आया हुआ है और 6 to 8 के लिए है। देखिए भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, धान का खेत, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा धान का खेत। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में से सी विकल्प सही है, क्योंकि धान का खेत मीथेन का मुख्य स्रोत है। इसके अतिरिक्त मीथेन तेल, कोयला, गैस के निष्कर्षण, प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान तथा जीवाश्म ईंधन के दोहन के माध्यम से भी निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए SO2 प्रदूषण सूचित होता है आर्किड द्वारा, मैंग्रोव द्वारा, लाइकेन द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा लाइकेन द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए SO2 उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल में इसकी सांद्रता अधिक होने पर यह सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक है। लाइकेन SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। वे SO2 की अधिक सांद्रता में मर जाते हैं, इसलिए वे उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते जहां SO2 की सांद्रता पाई अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा क्या? सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो ये तो गोवा में है, तो इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इसकी। देखिए सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इस अभयारण्य का नाम भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए IUCN मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए इसकी IUCN का मतलब, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, सी का मतलब कंजर्वेशन और नेचर इसका प्रकृति, एन का मतलब नेचर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया का प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके द्वारा पौधों और जानवरों के संरक्षण के संबंध में रेड लिस्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 5, 10 या 15। तो इसका आंसर होगा बी, 10% होती है। अब एक्सप्लेनेशन देखिए आप।
देखिए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा अगले स्तर पर स्थानांतरित हो जाती है और शेष ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसे रेमंड लिंडमैन ने दिया था। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि यह एक पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला को इंगित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? जलोदभिद में, मरुदभिद में, लवणोदभिद में, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा जलोदभिद में। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, श्वसन मूल जलोदभिद एवं लवणोदभिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। ये पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की जमीन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है। इन पौधों की जड़ों के कुछ भाग जमीन से बाहर आते हैं, वे श्वसन में मदद करते हैं, उन्हीं को श्वसन मूल कहते हैं। तो इसका जलोदभिद और लवणोदभिद, तो इसका आंसर दोनों है ना ये, तो इसका आंसर डी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो पैन भी द्वितीयक प्रदूषक है, SO2 भी द्वितीयक है, ओजोन भी द्वितीयक है। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर डी होगा। अगला वो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित प्रदूषकों को द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। जैसे ओजोन, पेन, SO2 आदि द्वितीयक प्रदूषक हैं, जबकि प्राथमिक प्रदूषक वे हैं जो प्रत्येक तौर पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। कारक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कणिक तत्व आदि। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, BPSC स्कूल टीचर 2023 ये 6 to 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया था। किसने दिया था? तो लिंडमैन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लिंडमैन द्वारा। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडमैन द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। शेष ऊर्जा वातावरण में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ओडम के द्वारा दिया गया था। और आप एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल ओडम द्वारा दिया गया था। लिंडमैन ने ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभ आरंभ किया गया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ये एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। अगर आपने ये क्वेश्चन करके आप चले गए एग्जाम हॉल में सारे, तो इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर क्वेश्चन ना मिले तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, इसमें से मिलेंगे। आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है और प्रैक्टिस सेट लगाओ जितना भी लगा सको, क्योंकि 1 महीना है आपके पास, ये समझो। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन और चिपको आंदोलन भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध प्रारंभ किए गए थे। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर सबसे बड़े बांधों में से एक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। देखो, पहले तो ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, और अब की बार अगर क्या पता ये पूछ लिया नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1985 में की थी। किसने की थी? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ने की थी। अच्छे से पढ़कर जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मैथेमो ग्लोबिनेमिया
निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये होता है आपके नाइट्रेट के कारण होता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, मेथेमोग्लोबिनेमिया रोग नाइट्रेट में उच्च पानी और सब्जियों के सेवन नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने से होता है। जो नाइट्रेट के उच्च स्तर के साथ पानी पीते हैं या नाइट्रेट दूषित पानी से बने खाद्य पदार्थ खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण गंभीर स्वास्थ्य हानि विकसित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारितंत्र में बहुदिशिक में, एक दिशिक में, त्रिदिशिक में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एक दिशिक में। अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है तथा इसमें सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप सूर्य की विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से खाद्य निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? जंतु भी है, पादप भी है, सूक्ष्म जीव, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। देखिए, पीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर सेकंड मतलब कि 6 to 8 में आए हुए हैं। अगला एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, पारितंत्र के दो घटक होते हैं, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। जैविक घटकों में हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक शामिल होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा इत्यादि होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, लैंडफिल से मीथेन गैस CH4 उत्पन्न होती है। लैंडफिल अपशिष्ट पदार्थों को दफनाने के लिए बनाए गए गैस गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया द्वारा गैस इस पर उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फर डाई लैंडफिल गैसें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, हिरण, शेर, पादप, मेंढक, सांप। तो पादप पहले जीव ये होते हैं पेड़ पौधे, फिर हिरण और फिर शेर। इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। कौन नहीं होगा? देखो, नष्ट नहीं होगा, विघटित नहीं होगा। तो जीवाणु, मृतो जीवो, जीवी, मृतोपजीव, परजीवी, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोजीवी और परजीवी क्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होता। प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। किस में शामिल है? तो सौर सेल, पवन चक्कियां, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। देखिए, अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।
देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वंतित श्रृंखला को कहा जाता है क्या? आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जाल, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा आहार जाल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होता है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वंतित होते हैं तथा शाखान्वंतित श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना प्रतिशत करते हैं? 5%, 2%, 1%, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी, 1%। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो अमृता देवी बिश्नोई के, मेधा पाटकर के, सुंदरलाल बहुगुणा के, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा के। एक्सप्लेनेशन देखिए, चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। इसका प्रारंभ वर्ष 1975 उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वृक्षों को कटाई से बचाने के लिए शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गोरा देवी भी चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं सबपोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उपभोग में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होता है सबपोषी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं। उत्पादक हरे पौधे या सबपोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीयक स्तर पर मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता मेंढक तथा तृतीयक स्तर पर सांप शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव या क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? देखिए, सबपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखिए, सबपोषी जीव पौधे, शैवाल एवं कुछ जीवाणु क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। ये जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उपयोग खाद्य श्रृंखला में अन्य जीवों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा फास्फोरस चक्र। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकीय तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, क्योंकि फास्फोरस चक्र लंबी व छोटे अवधि के होते हैं। यह कोशिका विकास में एक आवश्यक तत्व है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैसें शामिल होती है। फास्फोरस अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है। इसके अनुसार फास्फोरस की गति स्थल मंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल में होती है तथा इसमें प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थल मंडल है।